दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यह हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सिलेबस में है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चाहे वो कनिष्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो सातवाहन हो, या फिर विजयनगर साम्राज्य का हो। ठीक है, या चंद्रगुप्त जो भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इससे पहले कि आप लोग सातवाहन के बारे में समझे, सातवाहनों की उपलब्धियों को समझे, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ठीक है, मौर्य वंश से हम लोग इस चीज को समझना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम पूरा चार्ट बना करके ले आए। आंसर भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इससे पहले इस चीज को समझेंगे कि ये जो सातवाहन वंश है वो किस तरह से शुरू हुआ है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाला जो भी सेमेस्टर है, आने वाला जो भी विषय है, क्वेश्चन है, उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। साथ में वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सके समय रहते हुए। चलिए शुरू करते हैं सातवाहन वंश के बारे में जानने का। इससे पहले कि आप लोग सातवाहन वंश के बारे में समझे, पहले आप लोग मौर्य वंश को समझिए। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ को आप लोग जानते होंगे, मौर्य वंश का वो अंतिम शासक था। बृहद्रथ की हत्या जो है इसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है। ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये इसी बृहद्रथ का मंत्री है। ठीक है, जिसके द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और शुंग वंश का स्थापना किया जाता है। शुंग वंश की स्थापना की जाती है। क्या हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मौर्य वंश था, जो मौर्य वंश चलता आ रहा था, मौर्य वंश का ही अंतिम शासक बृहद्रथ रहता है, जिसकी हत्या इसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। और इसी के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा फिर शुंग वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में। इसका जो ये जो शुंग वंश है, शुंग वंश का जो अंतिम शासक रहा वो था देवभूति। और देवभूति की हत्या वासुदेव कर्ण के द्वारा कर दिया जाता है। ये जो शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति, देवभूति का हत्या किसके द्वारा कर दिया जाता है? वासुदेव कर्ण के द्वारा कर दिया जाता है और कर्ण वंश की स्थापना फिर की जाती है। ठीक है, इस तरह से कर्ण वंश की स्थापना की जाती है। और जो कर्ण वंश था उस उसका स्थापना वासुदेव कर्ण के द्वारा कर दिया गया। देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव कर्ण ने। और कर्ण वंश की स्थापना कर दी वसुदेव कर्ण के द्वारा। ठीक है, वसुदेव कर्ण के द्वारा कर्ण वंश की स्थापना कर दी गई देवभूति को मार करके। अब जो कर्ण वंश था इसका अंतिम शासक रहेगा सुशर्मन। ठीक है, कर्ण वंश का अंतिम जो शासक है वो सुशर्मन रहेगा। और इसकी हत्या, ये जो सुशर्मन है इसकी हत्या सिमुक के द्वारा कर दी जाती है। और सिमुक ही सातवाहन वर्ष का नींव रखता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा पीरियड चलता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि पहला जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ रहता है। बृहद्रथ का जो हत्या है वो इसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। कब? 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब शुंग वंश की स्थापना की जाती है, शुंग वंश चलता है। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है देवभूति। देवभूति की हत्या कौन करता है? देव कर्ण के द्वारा कर दिया जाता है। वसुदेव कर्ण जब इसकी देवभूति की हत्या करता है तो ये कर्ण वंश की स्थापना करता है। जो वसुदेव है ये कर्ण वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और वसुदेव कर्ण का जो कर्ण वंश चल रहा था उसमें कर्ण वंश का अंतिम जो शासक रहता है वो होता है सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या करके, सुशर्मन का जो हत्या है वो सिमुक द्वारा कर दिया जाता है। और सिमुक जब सुशर्मन की हत्या करता है उसके बाद ही सातवाहन वंश का स्थापना करता है। ठीक है, तो सिमुक के द्वारा सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। पूछा गया है कि सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवाहन के बारे में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आप यही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि सातवाहन की उपलब्धियां क्या थी। चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो सातवाहन था वो किस तरह से शुरू हुआ था, सातवाहन वंश की स्थापना किस तरह से हुई थी। आगे हम लोग इसके परिचय को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सातवाहन वंश प्राचीन भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजवंश था। और किस तरह से शुरू हुआ यह हम आपको बता चुके हैं। जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत और दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक एकता स्थापित किए। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य लिखा है और मौर्य साम्राज्य के बाद कितने सारे वंश आए और उनको मारते हुए किस तरह से कितने राजा गए और आए। ठीक है, उसके बाद सातवाहन वंश का स्थापना किया गया था। लिखा है जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत और दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक एकता स्थापित की। सातवाहन काल लगभग कितना बताया जा रहा है? 330 ईसा पूर्व है और 320 ईस्वी तक। ऐसा नहीं कि 330 और 220 लिखा हुआ है, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये 330 ईसा पूर्व है, ये बीसी है और ये एडी है। ठीक है, ठीक है, 330 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईस्वी तक। ठीक है, ये इसका समय काल है। कहा जा रहा है कि सातवाहन काल न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी अत्यंत समृद्ध काल माना जाता है। ये जो सातवाहन का टाइम चल रहा था, जब सातवाहन वंश का समय चल रहा था, उस टाइम कई सारी चीजों का विकास हुआ। सामाजिक का विकास हुआ,
आर्थिक विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, धार्मिक विकास हुआ, ठीक है, सांस्कृतिक का विकास हुआ। अत्यंत समृद्ध इसको माना जाता है। ये जो काल था सातवाहन का, इसको अत्यंत समृद्ध माना जाता है। इस वंश के संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। इस वंश के संस्थापक कौन है? तो सिमुक थे। जबकि सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी और श्री यज्ञ सातकर्णी थे। इस वंश का ये जो पूरा राजवंश था, सातवाहन राजवंश, इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी और श्री यज्ञ सातकर्णी। सातवाहनों ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति और उत्तर भारत के राजनीतिक परंपराओं का संगम कराया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि सातवाहन वंश जो था उन्होंने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति और उत्तर भारत के राजनीतिक परंपराओं का संगम कराया, दोनों को मिलन करवाया। ये एक हमारा छोटा सा परिचय हो गया। आगे हम लोग जानेंगे राजनीतिक उपलब्धियों को। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताइए, तो इसमें राजनीतिक उपलब्धि क्या रही है सातवाहनों की, इसके बारे में लोग समझते हैं। सातवाहनों की जो प्रथम उपलब्धियां थी उनके साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक संगठन में दिखाई देती है। किसका जो प्रशासनिक विस्तार है या फिर जो राजनीतिक उपलब्धि वो किस प्रकार से था, इसके साम्राज्य विस्तार से आप समझ सकते हैं। साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने शासनकाल में शकों, यवनों और पार्थियनों को पराजित कर दक्कन क्षेत्र को एक विशाल साम्राज्य में एकीकृत किया। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का टाइम आया जब गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश का राजा बना। ठीक है, ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो सातवाहन वंश का 23वां राजा था। ठीक है, 23वां शासक था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उनका राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। आगे समझते, आगे कहा जा रहा है कि मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में भूमिका। मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में भूमिका। सातवाहनों ने मौर्यों की परंपराओं को आगे बढ़ाया और दक्षिण क्षेत्र में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की। जिस तरह से जो मौर्य वंश था उनके द्वारा जो भी छोड़ करके वो लोग गए थे, जब उनका पतन हुआ तो उन्हीं परंपराओं को इनके द्वारा आगे बढ़ाया गया। ठीक है, सातवाहनों के द्वारा उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाया गया। स्थिर शासन व्यवस्था। स्थिर शासन व्यवस्था था इनके टाइम में। राजा सर्वोच्च होता था, परंतु प्रांतीय प्रशासन में अमात्य, महामात्र और राजू जैसे उत्तराधिकारी से अधिकारियों की नियुक्ति से शासन सुचारू रूप से चलता था। ये सारे क्या होते तो मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अलग अलग जो राज्य को बांटा गया था, अलग अलग भाग में जो बांटा गया था उनके ये मंत्री हुआ करते थे, अमात्य, महामात्र और राजू। आगे हम लोग इसके आर्थिक उपलब्धियों को समझते हैं। राजनीतिक उपलब्धि को समझ लिया, आगे हम लोग आर्थिक उपलब्धियों को समझते हैं कि आर्थिक चीजों में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। सातवाहन काल में व्यापार, कृषि और मुद्रा प्रणाली का उल्लेखनीय विकास हुआ है। व्यापार का, कृषि का और मुद्रा प्रणाली का उल्लेखनीय व्यापार विकास देखने को मिलता है। व्यापार का उत्कर्ष। व्यापार उस टाइम किस तरह से चलता था और व्यापार का स्थिति क्या था उसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि सातवाहनों के काल में रोम, मिस्र, अरब, चीन आदि देशों से व्यापारिक संबंध थे। इनसे व्यापारिक संबंध था। समुद्री मार्गों के माध्यम से रेशम, मसाले, रत्न और वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। जो समुद्री मार्ग है उसके माध्यम से रेशम का, मसालों का, रत्न का, वस्त्रों का और इन सब चीजों का निर्यात किया जाता, मतलब भेजा जाता था। ठीक है, एक्सपोर्ट किए जाते थे। नगरों का विकास कैसा था? प्रमुख व्यापारिक नगर जैसे कि प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान इस टाइम का वहां का राजधानी हुआ करता था। ठीक है, प्रतिष्ठान के लिए या फिर पैठान के लिए, दोनों एक ही बात है, यहाँ पर पैठान होगा। तो प्रतिष्ठान के लिए या फिर पैठान के लिए ये इसका राजधानी हुआ करता था। नासिक, गोंडापुर, अमरावती और नागार्जुन कोंडा व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बने। यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करते थे क्योंकि ये सब क्या है तो नगर थे जिनका विकास बहुत ही ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो प्रमुख व्यापारिक नगर ये सारे थे। ठीक है, चाहे वो कोंडापुर हो, नासिक हो, नागार्जुन कोंडा हो, अमरावती हो, ये सब क्या है तो व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, जहां से व्यापार किया जाता है। तीसरा पॉइंट है मुद्रा प्रणाली। इस टाइम का मुद्रा प्रणाली कैसा था? सातवाहन शासकों ने सोने, चांदी, तांबे और शीशे की मुद्राएं प्रचलित की। इनके समय में कई सारे प्रकार के मुद्रा चलाए जाते थे, सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, जैसे कि सोने के सिक्के हो गए, चांदी, तांबे और शीशे के भी सिक्के चलाए गए थे। उनकी मुद्राओं पर उज्जैन चिन्ह तथा राजा का नाम अंकित होता था, जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रमाण है। जो आर्थिक स्थिरता का भी प्रमाण बताया जाता है, मतलब राजा का भी नाम होता था और जो उज्जैन चिन्ह उसको भी अंकित कराया जाता था। ठीक है, सातवाहन वंश में जितने भी राजा है उन्होंने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो हर एक के बारे में यहाँ पर बताना मुमकिन है क्योंकि बहुत सारे इसमें राजा हुए थे। आप समझ सकते हैं, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे वही 23वें राजा थे इस वंश के। जो सातवाहन वंश था उसका 23वां राजा था। तो इस तरह से कई सारे यहाँ के शासक हुए जिन्होंने अपने हिसाब से, अपने तरीके से शासन किया और उसके हिसाब से सिक्के चलाए। जैसे कि एक और जो वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी है, इनके द्वारा भी अलग प्रकार के सिक्के चलाए गए। इन्होंने जलयान चित्र के सिक्के चलाए थे। इनका जो सिक्का चलाया गया था उस पर क्या तो सिक्कों पर जलयान बनाया हुआ रहता था, मतलब जहाज बनाया हुआ रहता था। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे जो सिक्के भी चलवाए गए अलग अलग तरीके से।
आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक उपलब्धियां क्या थी राजवंश की। ये जो सातवाहन राजवंश है इसकी धार्मिक उपलब्धियां क्या रही। सातवाहन शासन धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। सातवाहन धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। बौद्ध धर्म का संरक्षण, इनके द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण किया गया, ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया गया। ठीक है, नासिक, कार्ले, अजंता और अमरावती जैसे स्थानों पर सातवाहन कालीन बौद्ध गुफाएं और स्तूप बनाए गए। स्तूप भी बनाए गए और बौद्ध विहार भी बनाए गए, गुफाएं भी बनाए गए। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बालश्री ने नासिक की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया है। और इनके द्वारा ये जो इनकी माता थी गौतमी बालश्री, ठीक है, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी, इनके द्वारा नासिक में एक प्रसिद्ध बौद्ध गुफा का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद इन्होंने ब्राह्मण धर्म का भी संरक्षण किया। ठीक है, जो सातवाहन राजवंश है इनके द्वारा ब्राह्मण धर्म का भी संरक्षण किया गया। सातवाहन शासक वैदिक परंपराओं में विश्वास रखते थे और यज्ञों, राजसू यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करते थे। इससे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। इससे क्या था, जो ब्राह्मण की एक प्रतिष्ठा है वो पुनः स्थापित हुई, क्योंकि इनके समय में यज्ञ कराए जाते थे, चाहे वो राजसू यज्ञ हो या फिर अश्वमेध यज्ञ हो। सहिष्णुता, सातवाहनों ने बौद्ध और ब्राह्मण धर्म दोनों को समान संरक्षण दिया है। सातवाहनों ने क्या है, तो बौद्ध और ब्राह्मण धर्म दोनों को ही समान संरक्षण दिया है, जिससे धार्मिक सौहार्द और सांस्कृतिक समन्वय की भावना विकसित हुई है। जिससे धार्मिक सौहार्द मतलब चाहे कोई बौद्ध धर्म के हो या फिर हिंदू धर्म के हो या फिर सनातन धर्म के हो, ब्राह्मण धर्म के हो, सौहार्द का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, तो धार्मिक भाईचारा और सांस्कृतिक समन्वय की भावना को विकसित किया है। एरोदस का उपलब्धि है सातवाहनों का, वो है कला एवं स्थापत्य की उपलब्धियां। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की उसके बारे में समझते हैं। सातवाहन काल का कला के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सातवाहन काल को क्या है, तो कला के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस टाइम में कला बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ है। गुफा और वास्तुकला, ठीक है, गुफा वास्तुकला, कार्ले, भाजा, नासिक और अजंता की गुफाएं सातवाहन काल की प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं। इसी टाइम में सारी गुफाएं बनाई गई हैं। ये गुफाएं चैत्यों, जिसको बोलते हैं प्रार्थना स्थल, और विहारों, भिक्षुओं के निवास स्थल को, ठीक है, के रूप में प्रयोग की जाती थी। और ये गुफाएं बनाई गई वो प्रार्थना के लिए या फिर जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए, उनके निवास स्थान के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो गुफा वास्तुकला का प्रयोग किया जाता था, इसका विकास हुआ। मूर्तिकला का विकास हुआ। अमरावती और नागार्जुनकोंडा में निर्मित बौद्ध स्तूपों की मूर्तियां अत्यंत सुंदर और जीवंत है। यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई गई है वो जीवंत बनाई गई, मतलब देखने से जीवंत लगते हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। तो ये जो अमरावती हो या फिर नागार्जुनकोंडा हो, यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं, जो बौद्ध स्तूप बनाए गए, वहां पर जो मूर्तियां बनाई गई वो बहुत ही सुंदर और जीवंत लगते हैं। इनमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं अंकित है। ये जो मूर्तियां बनाई गई, ये जो स्तूपे बनाई गई, यहाँ पर बुद्ध से संबंधित जीवन की घटनाओं को अंकित किया गया, लिखा गया है। तीसरा है मुद्रा प्रणाली। ठीक है, मुद्रा प्रणाली कहा जा रहा है कि सातवाहन शासकों ने सोने, चांदी, तांबे और शीशे की मुद्राएं जारी की। इन मुद्राओं पर उज्जैन चिन्ह और राजा का नाम अंकित होता था। इसमें क्या है, तो उज्जैन चिन्ह और राजा का नाम भी अंकित होता था। इस चीज को आपने ऊपर भी पढ़ा था। पांचवा जो इसका उपलब्धि है वो साहित्यिक उपलब्धियां। साहित्य के क्षेत्र में इनकी क्या उपलब्धि रही। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। जो सातवाहन काल चला था उस टाइम प्राकृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि अधिकतर जो अभिलेख मिलते वो ऐसी भाषा में मिलते, प्राकृत भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा वहां का पहला भाषा था। ठीक है, शिलालेखों में प्राकृत का प्रयोग किया गया है और शिलालेखों में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया। उन्हीं भाषाओं से शिलालेखों में सभी राजाओं के बारे में लिखा गया, या फिर जिन भी राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है वो प्राकृत भाषा में ही मिलता है। इस काल के साहित्यकार हाल कौन है, तो इसके एक राजा है। ठीक है, सातवाहन का ही एक राजा है हाल। ठीक है, शासनकाल 20 से 24 AD का रहा था। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस काल के साहित्यकार हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की, जो उस युग की सामाजिक और सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा एक गाथा लिखी गई सप्तशती। ठीक है, सप्तशती प्राकृत भाषा में यह भी लिखा गया था। कहा जा रहा है कि जो उस युग की सामाजिक और सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करता है। उस टाइम में किस तरह का वहां समाज था, किस तरह से वहां पर संस्कृति था, उसके बारे में ये बताने का काम करता है कौन, सप्तशती, जो हाल के द्वारा लिखा गया है। हाल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसी किताब को जो हाल ने सप्तशती जो लिखा था प्राकृत भाषा में, इसी को आगे चल करके जो विष्णु शर्मा थे उन्होंने पंचतंत्र में इसको संस्कृत भाषा में क्या है, तो ट्रांसलेट किया है, बदला है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का संतुलित प्रयोग हुआ। संस्कृत हो चाहे प्राकृत हो, दोनों भाषाओं का संतुलित प्रयोग हुआ, जिससे भाषा विकास में बल मिला। जिससे क्या हो, तो भाषा विकास को भी बल मिला। तो बौद्ध धर्म हो चाहे ब्राह्मण धर्म, दोनों को ही संरक्षण दिया गया था। छठा जो इसका उपलब्धि है वह सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां।
समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, वर्णों के हिसाब से समाज चलता था, परंतु सामाजिक गतिशीलता मौजूद थी। लेकिन समाज में जो गतिशीलता है वो मौजूद थी, मतलब चल रहा था। व्यापारी, शिल्पकार और स्त्रियां भी समाज में सम्मानित स्थान रखती थी। ये जो शिल्पकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्त्री हो, समाज में सम्मान स्थान रखती थी, मतलब जो बराबर का स्थान है वो रखती थी। ठीक है। स्त्रियों द्वारा मंदिरों और गुफाओं को दान देने के अभिलेख मिलते हैं। स्त्रियों के द्वारा गुफाओं को दान देने के अभिलेख मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर स्त्री वहां पर जा रही है, मतलब उसको अधिकार था। ठीक है, वो दान कर रही है, मतलब समाज में उनका अधिकार था। तो इस तरह से कहा जा रहा है। उत्तर भारत की आर्य संस्कृति और दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति का सुंदर समन्वय सातवाहन काल में हुआ। चाहे उत्तर भारत की आर्य संस्कृति हो, चाहे दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति हो, इन दोनों का एक सुंदर समन्वय सातवाहन काल में देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दिया था। और ये क्योंकि लगभग दक्षिण भारत के ही राजा थे। ठीक है, एक राजवंश था, जिसके कारण चाहे वो द्रविड़ वंश हो, चाहे द्रविड़ संस्कृति हो या फिर आर्य संस्कृति, दोनों को मिलाया था। सातवां इसका उपलब्धि हुआ विदेशी संबंध और प्रभाव। विदेशी संबंध इसके कैसे थे, उसका क्या प्रभाव था, उसके बारे में समझते हैं। सातवाहनों के रोम, यूनान और मिस्र से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। रोम से, यूनान से और मिस्र से इसके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। यहाँ पर ज्यादा व्यापार किया करते थे। सातवाहन प्रदेशों से रोमन सिक्कों की भारी मात्रा में प्राप्ति हुई है। जो सातवाहन प्रदेश है वहां से रोमन सिक्कों की भारी मात्रा में प्राप्ति हुई, मतलब जो रोमन में सिक्के चलाए जाते थे उनका यहाँ पर मिलना, यह दर्शाता है कि यहाँ से उनका व्यापार चलता था, जिससे उनकी विदेशी व्यापार की समृद्धि स्पष्ट होती है। इससे भारतीय कला और वस्त्र उद्योग पर विदेशी प्रभाव भी पड़ा। इससे क्या है, तो भारतीय कला और वस्त्र उद्योग का विदेशी प्रभाव भी पड़ा था। ठीक है, विदेशी प्रभाव भी यहाँ पर पड़ा था, क्योंकि विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। आगे हम लोग निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सातवाहन वंश ने मौर्य साम्राज्य के बाद भारत की एकता, संस्कृति और सभ्यता को नई दिशा दी। उन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। उनके काल में व्यापार, कला, धर्म और भाषा का प्रशासन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सातवाहन काल वास्तव में दक्षिण भारत का स्वर्णयुग था। दक्षिण भारत का स्वर्णयुग था, जिसने भारतीय इतिहास को एक नई पहचान प्रदान की। जिसने भारतीय इतिहास को एक नई पहचान प्रदान की। इस तरह से आप निष्कर्ष को लिख सकते हैं। निष्कर्ष को चाहे आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आप समझ पाए उसी तरह से 1-2 लाइन में, 4 लाइन में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आप हिस्ट्री मेजर 2 का प्लेलिस्ट खोज रहे हैं या फिर हिस्ट्री मेजर 3 का, दोनों का ही लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए आप लोग लिंक से तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा आपके एग्जाम में। बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जाइए और तैयारी शुरू कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।